सिनेमा अनरावल पेश करते हैं गॉन गर्ल। इस कहानी की शुरुआत में हमें निक को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर के बार में जाता है। निक की आज मैरिज एनिवर्सरी है। उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं है। इसलिए वो अपनी सिस्टर को बताता है कि शायद जल्दी वो डाइवोर्स ले ले। वो ये भी बताता है कि हर एनिवर्सरी के दिन उसकी वाइफ एमी उसके साथ एक गेम खेलती है जिसमें वो गिफ्ट को छुपाती है और क्लू की तरह उसे ढूंढना होता है। पर इनकी शादी में अब बहुत चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद जब निक घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी घर पे नहीं है। सामने टेबल टूटा हुआ है, इसलिए वो डिटेक्टिव को बुलाता है। डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पे आती है। वो जब घर की तलाशी लेती है तो उसे शक होता है कि उसकी पत्नी के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि घर पर उन्हें ऐसे सबूत मिले हुए होते हैं जिससे पता चलता है कि निक की उसकी पत्नी से बनती नहीं थी। दरअसल निक एक राइटिंग टीचर है, जबकि उसकी पत्नी खुद एक राइटर थी। वो अपनी टीनेज में बहुत फेमस हुआ करती थी और अब डिटेक्टिव को निक के ऊपर शक है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन निक उनके सवालों के अच्छे से जवाब नहीं देता। निक के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए डिटेक्टिव को निक को छोड़ना पड़ता है। अब एमी कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी है, इसलिए मीडिया कवरेज पाने की वजह से पूरे देश में खबर फैल जाती है कि निक की पत्नी एमी अचानक से कहीं गायब हो गई है। साथ ही निक इस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, इसलिए सबको उस पर और उसकी बहन पर शक है कि पैसों के लालच के चलते उन्होंने ही एमी को कहीं गायब कर दिया है। अब जब निक अपने घर पर आता है तो निक अपनी अतीत की यादों में खो जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एमी, जो कि बहुत फेमस होने के साथ बहुत ही रिच थी, उसने निक से शादी की थी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ये दोनों ही राइटिंग इंडस्ट्री में थे, लेकिन रिसेशन आने की वजह से इन दोनों की जॉब चली गई थी। इसके बाद निक की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से निक तय करता है कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर अपनी मॉम के पास आएगा। हालांकि इस बारे में उसने एमी से कंसल्ट नहीं किया होता, लेकिन एमी भी उसके साथ यहाँ पर आ जाती है। निक की मॉम की मृत्यु के बाद भी निक यहीं पर रहता है। अब उसका काम करने का ज्यादा मन नहीं करता था, इसीलिए एमी ने उसके लिए एक बार खोल दिया था जो वो उसकी बहन के साथ मिलकर चलाता था, क्योंकि शायद वो खुद मेहनत करना ही नहीं चाहता था। साथ ही एमी के साथ उसके रिश्ते दिन ब दिन खराब होने लग जाते हैं। इसके बाद निक को कॉलेज में राइटिंग टीचर की जॉब लग जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एंडी नाम की स्टूडेंट से होती है और जल्दी ही इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डिटेक्टिव को निक के घर पर खून के निशान दिखते हैं, जिसके बाद निक के ऊपर डिटेक्टिव का शक और भी गहरा हो जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव के पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसकी वजह से एमी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती थी और इसीलिए उसने एक गन भी खरीदी थी। डिटेक्टिव जब वॉशरूम में जाती है तो उन्हें वहाँ एमी के यूरिन का सैंपल मिलता है, जिसे वो लैब में भेजती है और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी, लेकिन निक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है मेरे और एमी के बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। डिटेक्टिव को निक पर शक होता है, इसलिए वो निक की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। और अब यहाँ पर निक की एक नेबर आती है और कहती है कि एमी की बहुत अच्छी दोस्त हो। वो हमेशा से फैमिली प्लानिंग करना चाहती थी, लेकिन निक के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं था, इसलिए कभी भी वो फैमिली को प्लान नहीं कर पाई। निक को उस लेडी पर शक होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि एमी कभी भी अपने पड़ोसी से इतना पर्सनल बात नहीं करती थी, ना ही वो उनसे दोस्ती करना पसंद करती थी। ये बात वो डिटेक्टिव को बताता है, लेकिन डिटेक्टिव को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और अब डिटेक्टिव को यहाँ एमी की जली हुई डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी जान को निक से खतरा है। डिटेक्टिव का असिस्टेंट कहता है कि हमें निक को अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि निक ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कार चला रही होती है, और ये और कोई नहीं एमी है, जिसने पूरी तरह से अपने हुलिये को बदल दिया है। एमी उस दिन के बारे में सोचती है जिस दिन वो निक से मिलने बार में गई थी, और उसने बार के बाहर निक और उसके स्टूडेंट एंडी को देखा था, जो एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। ये देखकर उसको बहुत दुख होता है। उसने हमेशा से निक का साथ दिया था, हालांकि वो अमीर घर से थी, फिर भी उसने निक से शादी की। इसके बाद जब निक की मॉम की तबीयत खराब हुई तो वो उसके साथ यहाँ चली आई। जब उसके पास पैसे और काम नहीं था तो उसने उसके लिए बार खोला, और अब वो उसे चीट कर रहा था, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि उनके मैरिज एनिवर्सरी के दिन निक उसे डाइवोर्स देगा, इसलिए वो निक से बदला लेने का प्लान करती है। वो उसे क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्चा करती है, ताकि सबको ऐसा लगे कि निक फिजूल खर्चा करता है। साथ ही वो उसके इंश्योरेंस पेपर पर साइन करवाकर अपना इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा देती है, ताकि सबको ऐसा लगे कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए निक ने अपनी पत्नी को मार दिया। वो अपनी नेबर से भी दोस्ती करती है, जो कि पहले से प्रेग्नेंट होती है। वो निक और अपने बारे में उसे बताती है कि हम दोनों के बीच में हमेशा
से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ताकि उसकी सिंपैथी गेन कर सके, और साथ ही वो उसके बाथरूम से यूरिन ले जाकर अपने वॉशरूम में डाल देती है ताकि पुलिस को लगे कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट लड़की को मारने के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वो अपनी बॉडी से अपना खून भी निकालती है और उसे फ्लोर पे डाल के साफ करती है ताकि उसके निशान पुलिस को मिल जाएं। जैसे अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन हमेशा वो एक गेम खेलती थी जिसमें निक को क्लू के सहारे गिफ्ट को ढूंढना होता है, लेकिन इस बार क्लूज को डिटेक्टिव के लिए छोड़ा गया था। अब यहाँ निक अपनी बहन के गैराज में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी शॉपिंग यहाँ पर किसी ने की हुई है। दरअसल ये उसी के कार्ड से की हुई शॉपिंग है, और जब ये उन्हें खोलता है और वो देखता है कि उसमें वो मर्डर का वेपन भी है, ये देखकर उसकी बहन पूरी तरह से घबरा जाती है कि अब वो भी इसमें फंस सकती है। वो सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन डिटेक्टिव जो हमेशा से उसका पीछा कर रही थी वो यहाँ पर आती है और उसे वो मर्डर वेपन मिल जाता है। इसके बाद निक और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर अब निक को बेल मिल चुकी है और वो न्यूयॉर्क वापस आकर एक बहुत ही अच्छा लॉयर को हायर करता है और उसे सब कुछ बताता है, और ये भी कहता है कि उसे कभी भी एमी के साथ सेफ नहीं लगता था, वो कहीं ना कहीं साइको थी। इसके बाद निक एमी के पहले बॉयफ्रेंड से मिलता है जिसके ऊपर उसने उसकी इज्जत लूटने का आरोप लगाया था और अरेस्ट भी करवाया था। उससे बात करने पे पता चलता है कि एमी उसे बदला ले रही है, और अब निक एमी के दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है जो कि बहुत ही अमीर होता है। वो निक से बात करने में मना कर देता है क्योंकि वो आज भी एमी से प्यार करता है। वहीं एमी को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से टाउन में रहती थी। वो अपने नेबर के साथ बाहर होती है, तभी उसके पैसे गिर जाते हैं जो उसके नेबर देख लेते हैं और रात उसके घर पर आकर उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा। इसी वजह से अब ये अपने उसी बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जो उससे आज भी प्यार करता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि निक उसे बहुत टॉर्चर किया करता था, उसकी जान को निक से खतरा था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और अब वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपने लेक हाउस में ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कुछ और वक्त रह सकती हो, यहाँ कभी कोई नहीं आता। वहीं एमी के टाउन में दिखाया जाता है कि अभी भी सबको विश्वास है कि वो जिंदा है, इसीलिए उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है जहाँ पर निक सबके सामने बहुत इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ। निक की गर्लफ्रेंड भी वहाँ भीड़ में खड़ी होती है और जब वो उसे सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो प्रेस में बता देती है उसका और निक का अफेयर है। ये सुनने के बाद सबके सब निक से नफरत करना शुरू कर देते हैं और सबको यकीन हो जाता है कि उसने अपनी पत्नी को गायब किया है या उसे मार दिया है। इसके बाद निक अपने लॉयर के पास जाता है जहाँ पर लॉयर कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन तुम एक फेमस टॉक शो पे जाओ जहाँ तुम सबके सामने बताओ कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। तुम्हें अपनी गलती को वहाँ एक्सेप्ट करना होगा, साथ ही तुम्हें ये कहना होगा कि तुम अपनी पत्नी और अपने परिवार को वापस चाहते हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रही है, तो वो न्यूज से या टीवी से तुम पर नजर रख रही होगी। हो सकता है कि वो तुम्हारी बातों से इमोशनल होकर घर वापस आ जाए। और अब निक उस टॉक शो में जाता है जहाँ पर वो वैसे ही बताता है जैसे उसे लॉयर ने बताने के लिए बोला था, और साथ ही वो रोने का नाटक भी करता है। वहीं एमी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वो इंटरव्यू को देख रही होती है। वो देखती है कि निक ने वही टाई पहनी है जो उसने उसे कभी गिफ्ट दी थी। जब वो बहुत ध्यान से उसके इंटरव्यू को सुन रही होती है, वहीं बैठा कॉलिन इस बात को नोटिस करता है। यहाँ पर एमी अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कॉलिन नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो अब उसी के साथ रहे। वहीं अब एमी का दिल और दिमाग बदलना शुरू हो गया है, इसलिए अब उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिन पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो उसे रोक रहा होता है। वहीं हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि निक के बहन के गैराज में थी और उसे वो वेपन भी मिल जाता है जो निक और उसकी बहन को गिफ्ट में मिला था। उस वेपन पे डिटेक्टिव को एमी का ब्लड मिला होता है, जिसकी वजह से वो निक को फिर से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस बार भी उसका लॉयर उसे बेल पर रिहा करवा लेता है। दूसरी तरफ एमी को दिखाया जाता है जो कॉलिन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही होती है। वो कैमरे के सामने ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसकी हर एक बात उस कहने पे मान रही हो। दरअसल अब एमी के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा था। वो प्लान को बनाने में बहुत ही शातिर होती है। जब कॉलिन वहाँ से चला जाता है तब वो अपने बॉडी पे छोटे छोटे घाव बनाती है। रात को कॉलिन जब वापस आता है तो उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी दौरान एमी कॉलिन की जान से मारकर वहाँ से गाड़ी से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है जहाँ पर पहले से प्रेस होती है। वो देखती है कि निक उसके सामने है, लेकिन निक समझ चुका है कि ये उसका कोई नया प्लान है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर वो डिटेक्टिव को बताती है कि बचपन में स्कूल से ही वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन इसके बाद वो दोनों अलग हो गए। लेकिन उसका ऑब्सेशन कभी भी उसके लिए खत्म नहीं हुआ। वो हमेशा उसे लेटर लिखा करता था और एक दिन जब उसकी एनिवर्सरी थी तो कॉलिन उसके घर पर आ गया। वो उसे बचने के लिए किचन में भागी, लेकिन उसने डंडे से मार के बेहोश कर दिया और अपने लेक हाउस ले गया जहाँ उसके साथ जबरदस्ती किया करता था। अगर आपको सारे सबूत चाहिए तो आप कॉलिन के लेक हाउस के सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। दरअसल वो जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज के सामने ऐसे रिएक्ट करती थी कि कॉलिन उसे यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है, पर यहाँ वो डिटेक्टिव जो इस केस को बहुत वक्त से देख रही है उसे कहीं न कहीं उस पर शक होना शुरू हो जाता है और निक की बात पर विश्वास होने लग जाता है जो शुरू से उसे कहता आ रहा था। वो एमी से सवाल करती है कि तुम्हें कॉलिन ने किडनैप किया था,
तो वो मर्डर वाला हथियार वो निक की बहन के गैरेज में कैसे आया? वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और कहती है अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम मेरे निर्दोष पति को कब का जेल में डाल चुकी होती, और बेहोश होकर नाटक करती है। पर अब डिटेक्टिव को उस पर शक हो चुका है। उसके बाद निक उसे अपने घर ले आता है और कहता है कि अब ये नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुमने ही कॉलिंस को मारा है। वो चेक करती है कि निक के पास पहले से कोई रिकॉर्डर तो नहीं, और उसके बाद वो उसे सारा सच बता देती है। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि अब सबके सब एमी के साथ हैं। वो निक से कहती है कि जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरे लिए सही हो, और इसीलिए मैं वापस आई। और अब निक तय करता है कि अभी सारी की सारी बातें अपने लॉयर को और अपने डिटेक्टिव को बता देगा, और वो उन्हें सारी बातें बता देता है। लेकिन डिटेक्टिव कहती है कि मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, उसने कॉलिन को सेल्फ डिफेंस में मारा है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब निक रात को घर पर होता है। एमी उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम्हें एक अच्छे पति की सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। निक अब कहीं न कहीं एमी से डरने लगा है। अगली सुबह जब रिपोर्टर इनका इंटरव्यू लेने वाली होती है, एमी निक को कहती है कि तुम्हें उन सब बातों को एक्सेप्ट करना होगा जो मैंने प्लान की थी, यानी तुमने ही क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया क्योंकि हमारा रिश्ता पहले ठीक नहीं था, पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन निक ऐसा नहीं करना चाहता। वो एमी को छोड़ने का फैसला कर चुका है। वो उसे तलाक लेना चाहता है। एमी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निक ये सुन के हैरान हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होता, ये कई महीनों से एक दूसरे के क्लोज नहीं आए होते। एमी कहती है कि फर्टिलिटी क्लिनिक में जो तुमने अपना स्पर्म का सैंपल दिया था, मैंने उसे अपनी बॉडी में इंसुनेट करवा दिया है और अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुन के निक के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और अपना आपा खो बैठता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। एमी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और कल को जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो वही नफरत उसके दिल में भी तुम्हारे लिए डालूंगी। यहाँ पर निक पूरी तरह से फंस चुका है। वो जानता है कि बच्चा उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो तय करता है कि वो एमी के साथ रहेगा। इसके बाद हमें इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों अनाउंस करते हैं कि एमी प्रेग्नेंट है, ये जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। दरअसल निक ने अब हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। वो अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है, इसलिए वो तय कर चुका है कि अब वो एमी के साथ ही रहेगा। इस कहानी में निक तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आप निक की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।